नमस्कार, मैं सचिन ओझा आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का पाठ लेकर। हमने पिछली कक्षा में शमशेर बहादुर सिंह जी का परिचय प्राप्त कर लिया था, उनके लेखन और उनकी रचनाओं के विषय में जान लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए उनकी हमारे पाठ्य पुस्तक में मौजूद कविता उषा के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। तो देखिए, जो शमशेर बहादुर जी की कविता शैली है वह कुछ इस प्रकार की है कि उन्होंने प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत सारे प्रयोग किए हैं। किसमें? इस कविता में, कविता उषा में। उषा यानी वह समय जब सूर्योदय हो रहा होता है। सूर्योदय का वह समय उषाकालीन समय कहलाता है। इसमें कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने जो है वो इतने प्रकार के नए उपमानों का प्रयोग किया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन जो है वो बहुत सारे कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं में किया है, मगर शमशेर बहादुर सिंह जी ने जो अपनी रचना उषा के अंदर प्रयोग किया है वो अपने आप में नया है। और इतना नया है कि जो पढ़ने वालों को, लिखने वालों को देखने के बाद, सुनने के बाद इसके लिए प्रेरित करता है कि वे भी नए नए उपमान खोजें। सूर्योदय को लेकर के आज तक कवियों ने इतने उपमान दिए हैं कि ऐसा लगता है कि सभी प्रकार की तुलनाएं समाप्त हो गई हैं, मगर शमशेर बहादुर जी की यह रचना यह बताती है कि उपमान कभी समाप्त नहीं होते हैं, तुलनाएं और कल्पनाएं का कोई अंत नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी कल्पनाशीलता ही नए आयामों का सृजन करती है। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने हैं। नए बिंब यानी नए दृश्य, कवि ने नए नए दृश्य की तुलना करी है, उनकी नए नए उपमानों के साथ में उन्हें प्रदर्शित किया है और होने वाली घटनाओं के लिए नए प्रतीक दिए हैं। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवि ने किया है। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बनाया है। अपने आसपास में मौजूद सहज सामग्री को उन्होंने जो है वो कविता के हिस्सों में ढाला है, बताया है। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है कि मानव के जीवन में सामान्य रूप में काम में आने वाली वस्तुएं, उसके सामान्य क्रियाकलाप किस प्रकार से बिंब और नए प्रतीकों का रूप में उपयोग में ले सकते हैं, ये कविता बताती है। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल के परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। क्या है कि सूर्योदय से ठीक पहले का समय, सूर्योदय का समय, यह सारा का सारा उषाकालीन समय जो है इस कविता में व्यक्त किया गया है और इस कविता को नए प्रकार से कवि ने रखा है, बताया है। और प्रकृति का जो पल पल बदलता हुआ सौंदर्य है उसके लिए नए नए प्रतीकों और उपमानों को सामने रखा है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। प्रकृति गतिशील है, प्रकृति रुकती नहीं है, मगर प्रकृति अपने इस निरंतर गतिशीलता में तरह तरह के ऐसे चित्र बनाती है, इतने सौंदर्यपूर्ण, इतने सुंदर प्रकृति निहित चित्रों का वह सृजन करती है जिन्हें शब्दों में ढालना और शब्दों में के माध्यम से, शब्द चित्रों के माध्यम से वह आयाम खड़े करने का प्रयास शमशेर जी ने किया है। यह कविता इसका भी उदाहरण प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार से हम जो है वो अपनी कल्पनाशीलता के माध्यम से नए प्रकार के बिंब, नए प्रकार के आयाम गढ़ सकते हैं। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, चुपचाप रह करके आसमान, सुबह के आसमान को देखने वाला यह कवि नहीं है। कवि उसको देखते हुए अपनी कल्पनाशीलता से, अपनी सृजनशीलता से शब्द चित्र खींच रहा है और अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उसे प्रकृति के सौंदर्य को नए आयाम दे रहा है।
वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। सृष्टा यानी रचनाकार, जीवन के धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टाकार बताया गया है। किसको? कवि को, क्योंकि आसमान में जितनी भी प्रकार की गतियां हो रही है वो गतियां उन्होंने व्यक्त की है। इसलिए सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ की सिल है, वहाँ राख से लिपा हुआ चौका है, वहाँ स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते हुए अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य का उजास है। ये सारे के सारे अभी जो हमने उपमान सुने हैं ये सारे उन्होंने अपनी कविता के अंदर ढाले हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से कविता की कड़ियों के साथ आनंद लेते हुए पढ़ेंगे। अभी अगर मैं इनके बारे में अगर आपको विस्तृत रूप में बता दूंगा तो यह कुछ ऐसा होगा कि फिल्म के शुरू होने से पहले ही, फिल्म का जो रोमांच है उसे पहले ही, फिल्म का जो राज है उसे पहले ही निकाल करके बाहर रख देना। अभी तो आप इसे देखिए और सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए कि शिला यानी सिलबट्टा जो घरों में पत्थर रहता है उसका राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ आंगन या राख से लिपा हुआ रसोई का आंगन या रसोई का चूल्हा। चौके के कई प्रकार के अर्थ हैं। चौका रसोई में जो कच्चा चूल्हा होता है जिसमें लकड़ियां डाल करके ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाया जाता है उसे भी चौका कहते हैं। रसोई के आंगन को भी चौका कहते हैं और सामान्य रूप से ग्रामीण परिवेशों में कई जगह घर के आंगन को भी चौका कहते हैं। उस चौके के बारे में उन्होंने जो है वो उसकी प्रभात से कल्पनाएं की है। उन्होंने स्लेट से जो है वो कल्पना की है, किसकी? इस उषाकालीन समय की। किस प्रकार से की है वो हम आगे जानेंगे। अभी आप अपने दिमाग में इन कल्पनाओं, अपनी कल्पनाशीलता से यह सोचिए कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा होगा जिसमें उन्होंने रसोई घर के चूल्हे, रसोई घर के में उपयोग लिए जाने वाले सिलबट्टे और उसके साथ स्लेट को जो है वो उन्होंने अपने उपमानों में, अपने प्रतीकों में इस प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उपयोग लिया होगा। हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा, कि हर प्रकार की कालीमा, हर प्रकार के अंधेरे को दूर करके क्या आती है? उषा यानी नया सवेरा। यह सुबह की शुरुआत जो है इसकी कल्पना कवि ने की है। कवि शमशेर बहादुर जी की यह रचना हमें कई अर्थों में प्रेरित करती है और उन्हीं कई अर्थों में से एक है कि हमें सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले उठ करके दैनिक रूप से सूर्योदय के दौरान होने वाली इन सभी घटनाओं का आनंद लेना चाहिए। प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका यदि हम आनंद लेवें तो उससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है। तो हम अपनी कविता के साथ शुरुआत करते हैं जो कि हमारी अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 के काव्य खंड की कविता है शमशेर बहादुर सिंह जी की उषा। तो देखिए, शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता उषा का पहली पंक्ति है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, कि सुबह सूर्योदय से ठीक पहले का जो आसमान था वो एकदम नीला था, एकदम नीला, ऐसा नीला कि जैसे जमीन पर कोई नीले रंग का शंख पड़ा हुआ है वैसा नीला। उस नीले रंग के आसमान में नीले रंग की शंख की छवि आ रही थी कि जिस प्रकार से नीले रंग के शंख पर प्रकाश पड़ता है तो वह चमकता है, उसी तरह से आसमान जो है उसका गहरा नीला रंग जो है वो चमक रहा था। उस शंख से आने वाली चमक के समान ही आसमान में जो छोटे छोटे तारे हैं वो उन तारों की चमक से जो है आसमान भी चमकदार हो रखा था। केवल शाह नीला रंग नहीं, उसमें चमकदार वाला नीला रंग जो है वो था। और वह कौन सा समय था? वह प्रातःकालीन वो समय जो कि सूर्योदय के ठीक पहले का समय, कि सूर्योदय से ठीक पहले के समय में आकाश बहुत गहरा नीला दिखाई दे रहा है, जिसकी कल्पना कवि ने नीले शंख के समान
की है, जिसका आशय है कि कवि को सूर्योदय से पहले का आसमान किसी नील शंख के यानी नीले रंग के शंख के समान पवित्र, सुंदर और आकर्षक लग रहा है। तो कविता की पहली पंक्ति है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः मतलब सुबह। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर का नभ, सुबह का जो आसमान है वो कैसा? वो ऐसा जैसे राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। राख से कोई घर का चूल्हा, कच्चा चूल्हा लीपा हुआ है और वो अभी तक गीला ही पड़ा हुआ है, वो अभी सूखा नहीं है। राख से लीपे हुए चौके को जब वो चौका सूख जाता है तो सूखने के बाद तो वह दूसर रंग का, सफ़ेद मटमैले रंग का हो जाता है, मगर जब तक वह गीला रहता है तो वह गहरा नीला और कुछ स्लेटी स्याह सा उसका रंग होता है। वैसा रंग किसका है? वैसा रंग है नभ। नभ यानी जो है वो आसमान का। भोर, भोर यानी प्रभात, भोर यानी प्रभात। नभ यानी आसमान या आकाश, और चौका यानी जहाँ रसोई बनाते हैं वो स्थान, वह चूल्हा या घर का आंगन या रसोई का आंगन, इन सभी का पर्याय है क्या? चौका, जो अभी क्या पड़ा है? राख से लीपा हुआ है और अभी गीला पड़ा है। अब राख से लीपे हुए चौके जो भी गीले पड़े हैं, कितना नए प्रकार का जो है वो उन्होंने प्रतीक लिया है, कितना नया प्रकार का उन्होंने उपमान लिया है, और क्या उनकी कल्पना है कि सहज ग्रामीण जीवन के जो है वो उपयोग में लिए जाने वाले घर के चूल्हे से, राख से लीपे हुए चूल्हा जो भी गीला है, उससे उन्होंने आसमान की तुलना करी है। और कितनी सुंदरता से बताया है कि भाई सुबह का आसमान ऐसा लगता है जैसे किसी ने राख से चौका लीपा हो, अर्थात आसमान धीरे धीरे गहरे नीले रंग से राख यानी गहरा स्लेटी होने लगता है। वो जो नीले रंग का आसमान था वो सूर्योदय में प्रतिपल होने वाले परिवर्तनों से में बता रहे हैं कि वो जो नीले रंग का आसमान था अब वो सूर्योदय से ठीक पहले जो है उसका रंग जो है वो स्लेटी रंग का हो गया है, और वो देखने में कैसा लग रहा है? जैसे राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कि सुबह के वातावरण में जो है नमी होने के कारण कवि को वह गहरे स्लेटी रंग का आकाश ऐसा प्राप्त होता है जैसे राख से किसी चौके यानी खाना बनाने की जगह को लीप दिया गया हो और वो उस कारण से अभी गीला हो। सुबह जो है वो ओस की नमी रहती है, सुबह के वातावरण में रात की शीतलता के कारण से कुछ नमी, कुछ ठंडक रहती है, और उस नमी, उस ठंडक और उस रंग की कल्पना लेते हुए उन्होंने उसकी तुलना राख से लीपे हुए चौके जो भी गीला पड़ा है से की है। गीला यानी वह नमी, वह आर्द्रता, और साथ में उसका रंग राख से गीली राख, अभी वो जो गीली है उस कारण से उसका रंग कैसा है? स्लेटी है, स्याह कलर का है, गहरे नीले रंग का है, जैसा अभी आसमान का रंग है। आसमान की तुलना इन्होंने गीले चौके से की है। कहने का अभिप्राय है कि प्रातःकालीन ओस की जो नमी होती है गीले चौके में भी नमी होती है, अतः नीले नभ को जो है वो गीले चौके के समान बताया है। अगली पंक्ति आती है कि बहुत काली सिल जरा से केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। घर में रखा हुआ काले रंग का सिलबट्टा, सिल यानी मसाला पीसने का जो पत्थर होता है, उसको जो है वो थोड़े से केसर से किसी ने धो दिया हो, और केसर से धोने का अर्थ है कि उस पर केसरिया रंग चढ़ गया हो। वो जो स्याह कलर का, वो जो स्लेटी रंग का, वो जो गीले राख से लीपे हुए चौके का जो रंग था, उस पर जब सूर्योदय का पहली प्रकाश, पहली किरण लालिमा बिखरी तो कुछ ऐसा लगा कि वो जो
काले स्लेटी रंग का जो आसमान है उस पर बिखर गई है, क्या जैसे केसर से किसी ने धो दिया है। सूर्योदय के समय सूर्य जब उदय हो रहा होता है तो उसकी लालिमा, उसका लाल रंग का प्रकाश बिखरता है और वह लालिमा, वह हल्की लालिमा उस स्लेटी रंग के आसमान में बिखरी हुई कुछ ऐसे लग रही है जैसे कि उस सिलबट्टे को किसी ने केसर से धो दिया हो। तो तुलना कर रहे हैं कवि, प्रतिमान उन्होंने नए घड़े हैं कि कवि सूर्योदय का मणिहारी वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे सूरज धीरे धीरे सूर्योदय होने लगता है तो हल्की लालिमा आकाश में फैल जाती है। उसका दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे काले रंग की सिल अर्थात मसाला पीसने के काले पत्थर को काले केसर से किसी ने धो दिया है। यहाँ कवि ने काली सिल को अंधेरे के समान और सूरज की लालिमा को केसर के समान बताया है। काले रंग की सिल जब केसर से धुलती है तो केसर से तो किसी ने नहीं धोया होगा, मगर जब काले रंग की सिलबट्टे पर सामान्य तौर पर ग्रामीण परिवेश में जब मिर्ची ऐसा कोई लाल रंग का पदार्थ पीसा जाता है तो उस सिलबट्टे पर कुछ समय के लिए वह लालिमा रह जाती है। तो आप कल्पना करके देखो कि यह काली रंग की जो शिला है वह तो जो है वो आसमान का प्रतीक है, गहरे काले नीले आसमान का प्रतीक है, और उस पर जो ये ललाई बिखर रही है जो कि किसी कवि के अनुसार केसर के धोने के कारण से आई है, और हमारे अनुसार हम जब सामान्य रूप से प्रयोग लेते हैं तो लाल मिर्च अगर पीसें तो उसकी जो ललाई बिखरती है उसकी ललाई धोने के बाद भी कुछ समय तक रह जाती है। वो कुछ ऐसे लगती है कि जैसे यहाँ से सूर्योदय हो रहा है और उस सूर्योदय के लाल प्रकाश के कारण से इस काले रंग की शिला पर जो है वो लालिमा बिखर रही है। इसमें कवि आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रतिमान कहता है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने, कि बच्चों के काले रंग की स्लेटी रंग की जो स्लेट है, जो काम करने की स्लेट है जिस पर बच्चे जो है वो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में और अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में अध्ययन करने के लिए, अभ्यास करने के लिए काम में लेते हैं, उस पर लाल खड़िया चौक, लाल रंग की खड़िया चौक किसी ने मल दी है। लिखी नहीं है, कुछ लिखा नहीं है लाल खड़िया चौक से, ऐसे जैसे मल दिया है। आसमान किसका प्रतीक? आसमान उस काले रंग के स्लेट के, उस कालीमा, उस नीलेपन, उस स्लेटीपन का प्रतीक, और उस पर बिखरी हुई लाल खड़िया चौक जो है वो सूर्योदय के साथ इस बिखरती हुई लालिमा, बिखरती हुई रोशनी का प्रतीक। कितना नए प्रकार का उन्होंने बिंब की रचना की है। इस पंक्ति में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। खड़िया, खड़िया यानी सफ़ेद रंग की चिकनी मुलायम मिट्टी, मगर हमें क्या कहा है? लाल खड़िया। तो लाल खड़िया का मतलब लाल रंग की चिकनी मुलायम मिट्टी, जिससे हमें बर्तना हमारा बनता है, हम लिखने के लिए उपयोग में लेते हैं। पुताई और लिखने के काम में लिया जाता है, चिन्ह बनाने में भी काम में यह ली जाती है। और अगला कठिन शब्द है हमारा मल दी। मल दी यानी लगा दी, मल दिया है यानी लगा दिया है। लगा दिया है तो अब हम आगे देखते हैं कि भाई स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, यानी सुबह के समय का आकाश ऐसा है, लगता है मानो किसी बच्चे ने काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक जो है वो चिन्ह बनाने के काम में आने वाली मिट्टी जो है वो मल दी है। और यहाँ कवि मिट्टी को जो है वो लाल रंग की मिट्टी को जो है वो सूरज की लालिमा के समान मान रहा है, और काले रंग की स्लेट जो है वो उसको सुबह से ठीक पहले के काले आसमान के समान मान रहा है, ऐसा उन्होंने बताया है। कितने ही सुंदर प्रतीकों का उन्होंने प्रयोग किया है। और आगे हम इसी रचना में देखते हैं कि उन्होंने लिखा है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील जल में, नीले जल में, या किसी की गौर, किसी की गौर यानी गोरे रंग की, सफ़ेद रंग की, झिलमिल देह हिलता हुआ शरीर जैसे हिल रही हो, कि झिलमिल चमकता हुआ शरीर जो है वो हिल रहा है। कहाँ? नीले जल में। ऐसा किसको देख करके प्रतीत हो रहा है? तो सूर्योदय के अगले
जो चरण हैं, यानी सूरज जो है वो आसमान से अभी बाहर निकला ही है, निकलने को आतुर है, और उस समय कैसा लग रहा है, तो इन पंक्तियों में उसका जो है वो बिंब चित्र खींचा हुआ है, शब्द चित्र खींचा हुआ है, बिंबों को प्रकट किया है, शब्दों के माध्यम से वो चित्र हमारे सामने अपने आप ही आ रहे हैं। इसमें कठिन शब्द है गौर यानी गौरी, सफ़ेद रंग की, गौरे रंग की, और झिलमिल यानी मचलती हुई, और प्रकाश यानी झिलमिल यानी मचलती हुई, रह रहकर बढ़ता हुआ, रह रहकर घटता हुआ प्रकाश, और देह यानी शरीर, काया या तन। अब हम इस पंक्तियों की व्याख्या करते हैं कि कवि कह रहा है कि जब सूर्योदय हो रहा है तो नीले रंग के पानी में उसका एक बिंब बन रहा है। जब सूरज ऊपर आसमान में होता है तब तो उसका बिंब जो है एक स्थान पर गोल बनता है, मगर जब सूर्योदय हो रहा होता है तब एक लंबा सा जो है उसका बिंब बनता है, उसका प्रतिबिंब जल के अंदर बनता है, और वह प्रतिबिंब हिलते हुए पानी, हवा के माध्यम से पानी की ऊपर की सतह हमेशा हिलती रहती है, तो वो जो उसका लंबा बिंब है वह हिलता हुआ सा प्रतीत होता है, और ऐसे लगता है कि गोरी नीले रंग के पानी में नहा रही है। तो इन कवि की इन पंक्तियों का हम अर्थ समझते हैं कि कवि कहते हैं कि सूरज की किरणें सूर्योदय के समय ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे किसी युवती यानी सुंदर गोरी की काया जो है वह साफ नीले जल में उसका शरीर झिलमिल झिलमिल हो रहा है। कहने का अभिप्राय है कि धीमी हवा और नमी के कारण से सूर्य का प्रतिबिंब नीले आकाश में हिलता सा प्रतीत होता है। यहाँ पर कवि ने नीले आसमान की तुलना नीले जल से की है और सूरज की किरणों की तुलना सुंदर युवती की गोरी काया से यानी शरीर से की है। तो कितना ही सुंदर, इतना सुंदर उन्होंने इसकी कल्पना की है कि सूरज के जो नीले रंग के जल में प्रतिबिंब बनता है वह कितना ही सुंदर बन रहा है, और उस सुंदर प्रतिबिंब को उन्होंने अपने शब्द चित्र में डाला है। और अब सूरज बाहर निकल चुका है और अब वह आसमान में आने वाला है, और जब वह सूरज आसमान में आता है तो और जादू टूटता है इस उषा का। अब सूर्योदय हो रहा है। जब सूर्योदय हो गया है तो उषाकालीन जो प्रकृति में रंगों के विभिन्न बिंब चित्र जो है वो बन रहे थे, अपने आप ही नए प्रकृति चित्रों का सृजन हो रहा था, वे सभी समाप्त हो गए हैं। जो उषाकालीन इस समय में पल पल बदलते हुए दृश्य थे, जो जादू से लग रहे थे, वो सारा जादू टूटता है, क्योंकि अब जो है वो सूर्योदय हो रहा है। तो इसके कठिन शब्द देखते हैं। जादू यानी आकर्षण, सौंदर्य या हाथ की सफाई। उषा यानी सुबह होने से कुछ पहले का मंद प्रकाश यानी भौर, प्रभात, तड़का, ब्रह्मवेला, प्रातःकाल। कवि बार बार आग्रह कर रहा है, सभी से आग्रह कर रहा है कि आप सूर्योदय से पहले उठिए, देखिए, प्रकृति के इस सौंदर्य का आनंद लीजिए। इससे आपके जीवन में अपने आप ही अन्य सभी कार्य व्यवस्थित हो जाएंगे। जीवन के हर सुबह की शुरुआत आपके उस आनंदमय वातावरण से होगी, आपकी उस सुखद अनुभूति से होगी, तो आपका पूर्ण दिन जो है वो आनंदमय ही बीतेगा। व्याख्या इन पंक्तियों की कि और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कहता है कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है, अर्थात जब सूरज पूरी तरह से आसमान में निकल आता है, तब उषा का हर पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रातःकालीन आकाश का जादू भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कहने का अभिप्राय है कि सूरज से पहले, आकाश में सूर्योदय से पहले जो बदलाव हो रहे थे, वो बदलाव सूर्योदय के पूर्ण होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। अभी भी वही स्लेट है जिस पर हो सकता है घर का बच्चा काम कर रहा हो, वैसे ही नीले रंग के शंख है जिससे घर की बच्ची खेल रही हो, वैसी ही घर की गृहिणी है जो सिलबट्टे पर कोई सामान पीस रही हो, वही घर का चूल्हा है, वही सामान्य हमारे घर में रहने वाले प्रतीक हैं, उपमान हैं। मगर उन सभी उपमानों का सूर्योदय की उस उषाकालीन परिस्थितियों में कवि ने अत्यधिक सुंदर
चित्रण प्रस्तुत किया है और बिखरते हुए इन रंगों को, इस प्राकृतिक चित्र को उन्होंने शब्दों के माध्यम से खींचा है और शब्दों के माध्यम से उनके खींचे हुए उन चित्रों को मैंने जो है वो अपने नवाचार के रूप में आपके सामने शब्द चित्रों को वास्तविक रूप में रखने का प्रयास किया है। इसके साथ ही आगे मैं बताना चाहूँगा कि जब हमने यह शब्द चित्र अपने विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किए तो विद्यार्थियों ने भी इन्हीं उपमानों के साथ साथ नए उपमानों के चित्र अपनी ओर से कुछ खींचे। विद्यार्थियों ने जहाँ यह बताया कि हाँ, चूल्हे का रंग जो है वो इस प्रकार का होता है, उसके साथ साथ ही सूर्योदय के बाद का, सूर्योदय के समय का सूर्य कुछ ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई लटकाई हुई एक केसरिया रंग की गेंद हो। बड़े ही सुंदर तरीके से विद्यार्थी ने एक खेल के मैदान में, एक क्रिकेट के पिच के ऊपर आसमान में उस चमकते हुए सूर्य को जो है वो लटकती हुई गेंद के समान बताया है। और एक अन्य विद्यार्थी ने ऐसा बताया है कि भाई सिलबट्टे पर, जैसा कि अभी हमने बताया था, सिलबट्टे पर जो है वो केसर से धोने के साथ साथ जो है वो अन्य प्रकार की किसी भी लाल सामग्री को अगर पीसा जाता है, जैसे मिर्च पीसी जाती है तो मिर्च पीसने के बाद एक ललाई सी रह जाती है, यह ललाई उस हिस्से में ज़्यादा रहती है जहाँ पर मिर्च की पिसाई होती है, तो वह ललाई जो है वो सूर्य की लालिमा का प्रतीक है और वह सिलबट्टा उस आसमान का प्रतीक है। यह तो वह उपमान था जो कविता के अंतर्गत आया हुआ है। इसके साथ ही एक अन्य विद्यार्थी ने बताया कि सर्दियों के दिनों में सूर्य भी आसमान में कुछ ऐसे दिखाई देता है जैसे पूर्ण चंद्रमा है, ओस के दिनों में, धुंध के दिनों में सूर्य स्पष्ट गोल दिखाई देता है, जहाँ सूर्य से नज़रें मिलाना इतना मुश्किल है, उसके प्रकाश से आंखें चुंधिया जाती है। तो सर्दी के उन्हीं दिनों में जो है वह सूर्य चंद्रमा के समान एकदम गोल, पूर्णिमा का चंद्रमा के समान दिखाई देता है। इसके साथ ही एक बच्चे ने यह कल्पना की है कि नीले रंग के शंख के साथ साथ आसमान का एकदम वही रंग जो है वह जल में भी दिखाई देता है। आसमान जितना गहरा नीला होता है, आसमान में जो भी परिवर्तन होते हैं वो सभी परिवर्तन हमें उनके प्रतिबिंब के रूप में बहते हुए जल में, स्थिर जल में, नदी, तालाब, उन सभी में, समंदर में दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें आसमान के ही प्रतिबिंब बनते हैं। लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने, इस बिंब के साथ साथ एक विद्यार्थी ने यह बताया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त में प्रकृति में भी उसी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे कि सूर्योदय, जैसे सूरज जो है वो बाहर निकलता है तो पक्षी भी अपने घोंसलों को छोड़ करके बाहर निकलते हैं। सूरज जो है वो दिन भर आसमान में रहने के बाद में दूसरी ओर छिपता है, उसी प्रकार से जो है वो पक्षी भी सूर्यास्त के समय जो है वो अपने घोंसलों में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ केवल पक्षी ही नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के जनजीवन की कल्पना भी सूर्य के जो है वो दैनिक क्रियाकलाप से की गई है। इसी प्रकार का एक नया उपमान और विद्यार्थी ने गढ़ा है और उसने यह बताया है कि काले बादल वाले आसमान के दिन में, यानी बारिश के दिनों में जब आसमान में काले बादल होते हैं तो उषाकालीन यह दृश्य जो सूर्योदय के समय बनते हैं उसी प्रकार के कुछ दृश्य इस काले बादल वाले दिनों में भी, दिन में भी बनते हैं कि भरी दोपहरी में ऐसा अंधेरा हो जाता है जैसे संध्या हो गई हो, या उनमें से जब सूरज जो है वो काले बादल के पीछे से जब बाहर निकलता है, दिखाई देता है, तो धीरे धीरे वह प्रकाश के परिवर्तन सभी प्रकृति में भी दिखाई देते हैं। तो उषाकालीन उस सौंदर्य के समान उन्होंने बरसात के दिनों में सूरज और काले बादलों की लुका छिपी की तुलना की है, बताया है। और इसी प्रकार से एक विद्यार्थी ने यह तुलना की है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो घर की कांच की खिड़कियों पर जब गिरता है और प्रकाश का परावर्तन होता है तो वह किरणें कुछ ऐसे लगती है जैसे सोने की किरणें हो, स्वर्ण रश्मियाँ हो,
और स्वर्ण रश्मियों से उनकी तुलना की है। एक अन्य विद्यार्थी ने बताया है कि जब सूर्योदय होता है तो केसरिया रंग जो है वो पृथ्वी की सभी सामग्री पर, पृथ्वी के सभी जनजीवन पर व्याप्त होता है। वह समय जिस समय सूरज लाल रंग का होता है, लालिमा बिखरती है, उस वक्त प्रकृति और पृथ्वी पर मौजूद सभी वस्तुओं पर एक प्रकार की लालिमा, जैसे सभी वस्तुएं केसर से नहा गई है, इस प्रकार का दृश्य उत्पन्न होता है। एक अन्य विद्यार्थी ने बताया है कि सूर्योदय के समय की किरणें जब समुद्र पर पड़ती है तो समुद्र में भी विभिन्न प्रकार के दृश्य बनते हैं। समुद्र के पानी जो कि अत्यंत विशाल जल राशि है, उस पर जो है वो सूर्य की किरणें जो है वो अलग अलग प्रकार के दृश्य बनाती है। और एक अगले विद्यार्थी ने यह प्रयास किया है कि सूर्योदय के समय में कुछ इस प्रकार के दृश्य बनते हैं जैसे गौरी युवती नहा रही हो, जो कि हमारी कविता का ही हिस्सा है। इसी के साथ ही मेरे विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए कुछ जो है वो उनकी कल्पनाएं मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत की। आप भी इस कविता से प्रेरणा लेते हुए विभिन्न प्रकार के उपमान, विभिन्न प्रकार के प्रतीक सोच सकते हैं, क्योंकि कल्पनाशीलता का कोई सीमा नहीं है। कल्पनाशीलता के माध्यम से आप अभी तक जिन क्षेत्रों में अधिकाधिक उपमान दिए गए हैं, आपकी सृजनशीलता उसमें नवीन उपमानों का गठन कर सकती है। शमशेर बहादुर सिंह जी की यह सरल किंतु रोचक कविता बिंब विधान, उपमान और प्रतीकों के लिए एक प्रेरणा देती है कि हम सभी को अपनी सृजनशीलता को, अपनी कल्पनाशीलता को कभी विराम नहीं देना चाहिए। हमारी कल्पनाशीलता ही हमें जो है वो हमारे मनुष्य स्वभाव को जीवित रखती है। धन्यवाद, आभार।